Hello students, welcome in Cognitive classes. So students, previous lectures की हेल्प से हमने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो में हम आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो स्टूडेंट, बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको और यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिलेगी आपके प्रीवियस चैप्टर से। तो सबसे पहले तो हम नेम ही लिख देते हैं और इंट्रो ही करते हैं इस चैप्टर का। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ inheritance. So students, first thing here, we understand about the introduction and meaning of this chapter. So first thing you see here, molecular. Molecular, that means molecules. Molecules से अगर यहाँ पर मैं relation दिखाऊं आपको, so please remember 11th class chapter, and 11th class chapter is biomolecule. Okay, and the biomolecule chapter is also present in your 12th class chemistry. So here student, molecular, that means molecule. All the organism, all the compounds are made by molecules. Then basis means base, and inheritance. Inheritance means previous जो हमारा chapter था वहां पर inheritance 100 बार हम लोगों ने रिवाइज किया है ना. So inheritance means the character, particular traits are transferred from one generation to next generation, and this process is refers to as inheritance. So student, प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्रेगर जॉन मेंडल जी को एकदम से मतलब अपने ब्रेन में भर लिया है ना. ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने जो फैक्टर्स बताए, this is the factors are responsible for the transfer of trait, transfer of character from one generation to another generation. Further students, we know about some another thing, for example gene term, for example chromosome, for example DNA, but we never know about the what's the molecular base, what molecule form the genes, which type of molecules are present in DNA. So here students, we learn and we study about the molecular basis of inheritance. मतलब अगर आपने ये बात की कि हाँ कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ थिंग्स होती हैं जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती हैं, तो आखिर वो थिंग बनी किन से है. सो स्टूडेंट, होपफुली आपको यहाँ पे इंट्रो समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम ये डायग्नोज करने वाले हैं ना, हम ये जानने वाले हैं कि आखिर जो भी हमारी थिंग्स है, मतलब जो भी हमारे डीएनए है, हमारा जीन है, हमारा क्रोमोसोम है ना, ये फॉर्म किन थिंग्स है, इनका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, किन मॉलिक्यूल से ये फॉर्म है. इज इट क्लियर? Okay, so hopefully you understand about the introduction of this chapter. So इस chapter में students हम उन्हीं things को पढ़ेंगे जो कि हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो उन्हें फॉर्म करते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं. इट मीन्स हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझेंगे, डीएनए की पैकेजिंग को समझेंगे, डीएनए में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड है ना, ऐसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस चैप्टर में हम क्लियर करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, द डीएनए. ओके, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डीएनए का. ठीक है, तो इससे पहले आपने डीएनए को 11th क्लास में स्मॉल बिट लर्न किया है. यहाँ पे हम उसके आगे भी कुछ करते हैं. ठीक है, तो द डीएनए के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहली चीज क्या बताते हो डीएनए के बारे में कि डीएनए का फुल फॉर्म है ना. तो डीएनए का फुल फॉर्म आप सबसे पहले बताते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्या इतना सफिशियंट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल नहीं सफिशियंट है. सो डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट. जब आप डीएनए की स्टडी करते हो तो किस टॉपिक के से रिलेटेड है ये, कंसर्न किससे है ये. सो डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड. So first thing student, about the nucleic acid, this is a cell of all the organism. Okay, पर्टिकुलर जो यूकैरियोटिक या हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी जनरल ये एक सेल है और इस सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस.
सो न्यूक्लिक एसिड वर्ड का मीनिंग ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस एसिड, न्यूक्लियस में प्रेजेंट एसिड. सो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट, scientist name is Frederick Mischer. Frederick Mischer observed the content of nuclear and he has given the term nuclein which is present inside the nucleus. Because of their acidic nature, another scientist, their name is Altman, and he identified that the nucleus nature, the nucleus content nature is become acidic. That's why he's given the name as nucleic acid. So first thing स्टूडेंट फ्रेडरिक मिश्र जी थे जिन्होंने इसका नेम क्या दिया? न्यूक्लिन नेम दिया. बट उसके बाद साइंटिस्ट डिनाई किए और उन्होंने बोला कि भाई जो कंटेंट आप न्यूक्लियस के अंदर बता रहे हो ये एसिडिक है, और अगर ये एसिडिक है तो हम इसका क्या टर्म देंगे, क्या नेम यूज करेंगे? न्यूक्लिक एसिड. तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस के अंदर बताया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा डीएनए जैसा प्रेजेंट है ना, या जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड. तो यहाँ पर टू थिंग्स निकल के आई और टू थिंग्स में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट हुआ जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड नेम देने के पीछे आप समझ गए रीजन क्या था और न्यूक्लिक एसिड में है क्या. तो डीएनए और आरएनए जैसे कंटेंट प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. तो फर्स्ट थिंग जो बेसिक आप बताएंगे, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड. इज इट क्लियर? ओके. अब ये जो डीएनए है हर एक ऑर्गेनिज्म में बेस पेयर्स के बेस पे या ये कहें कि इनकी प्रेजेंस के बेस पे लेंथ कैसे फॉर्म है ना, हम डिफरेंशिएट करते हैं. हम ये बोलते हैं कि भाई प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है उसमें इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जो यूकैरियोट्स का डीएनए है उसमें कुछ इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, इतनी लेंथ होती है डीएनए की. इवन जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में 3.3 इंटू 10 टू पावर -9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में. बाकी जितने भी हैं आप अपनी बुक से स्टडी करेंगे और जरूर उसे अंडरलाइन करके स्टडी करेंगे. ओके. बिकॉज ऑफ एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है एशर्शिया कोलाई बैक्टीरिया में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन बीइंग में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. तो मैंने हेल्प की आपकी एक बता के, बाकी स्टडी करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने द डीएनए के कॉन्सेप्ट को समझा है ना, हमने ये समझा कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम क्या बोलते हैं? उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन जानते हैं क्या बोलते हैं? डीएनए इज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन. नहीं बोलते, नहीं बोलते, बोलते हैं आप बोलते हैं कि डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. So let us understand about the meaning of the polynucleotide chain, students. So first thing here, students, poly means more than one. Where we use the term poly, so always we say that here more than one thing is present, more than one or two. So that is poly. न्यूक्लियोटाइड. अब यही हम फंस गए और हमारी एनसीईआरटी ने ऐसे पल्ला झाड़ा, बोला आप इसे 11th में पढ़ के आए हो, हम नहीं बताएंगे. तो क्या मैं भी ऐसा करूं? बिल्कुल नहीं, है ना. मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियोटाइड टर्म का मीनिंग क्या होता है. तो स्टूडेंट्स अगर हमें कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करना है या कोई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करना है तो हमारे पास कुछ रॉ प्रोडक्ट्स होने चाहिए. और वो रॉ प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए? हमारे पास फर्स्ट थिंग होनी चाहिए पेंटोज शुगर. ओके. सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए पेंटोज शुगर. सेकेंड थिंग यहाँ पर आपके पास होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस. और थर्ड थिंग आपके पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए? आपके पास होना चाहिए फॉस्फोरिक एसिड. ओके. तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट क्लियर हो गई होगी. आपको चाहिए थ्री थिंग बच्चा. पहला आपको पेंटोज शुगर चाहिए, सेकेंड वन आपको नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए एंड थर्ड थिंग यू हैव phosphoric acid. Then you make the polynucleotide chain. How this is formed? First, we evaluate the function of the pentose sugar. So here, the pentose sugar, in the case of a nucleic acid, there are two type of a pentose sugar is present. First one is a ribose sugar and another one is a deoxyribose sugar. So what's their meaning?
ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको राइबोस शुगर बोला पहले, ओके, एंड देन मैंने आपको बोला डीऑक्सी राइबोस शुगर। एनी प्रॉब्लम? What's the difference? What's their chemical formula? So C5H10O5 is the chemical formula of ribose sugar, and what's the formula of deoxyribose sugar? So here C5H10O4. That means here one number of oxygen molecules get reduced. Okay. So what's their structure? We form the structure of the ribose sugar firstly, and after that deoxyribose sugar. And here we evaluate both structure differentiation. ओके, सो राइबोस शुगर का अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्म करूं तो मैंने बहुत अच्छे से बोला कि ये क्या है, पेंटोज शुगर है, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को मैं ऐसा कुछ यहाँ पर बना देता हूं, ठीक है, मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए मैं काउंट करके आपको दिखा देता हूं, अदरवाइज आप कहेंगे सर काउंटिंग गलत है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड कार्बन नंबर 5 C5H10, H10 hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Clear? Oxygen number 5, 1, 2, 3, 4, 5. क्लियर है, 5 हो गया। अब नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम C5H10O4 की बात कर लेते हैं और इसका भी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। So let us form the structure of deoxyribose sugar. सो स्टूडेंट्स जानते हैं ये ड्यूटी मैं आपको ही देने वाला हूँ, आप इसको काउंट करिए, मैंने आपको काउंट करने का तरीका बता दिया है, ठीक है, तो आप ही इसको काउंट करिए। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों बोलते हैं, है ना, या फिर बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ फोकस करिए, ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कार्बन नंबर सेकेंड पे, सेकेंड पोजीशन पे, तो डाई जो टर्म हम यूज करें वो इसीलिए, डी जो टर्म यूज करें वो इसीलिए क्योंकि डिलीट है यहाँ पर, और क्या डिलीट है, ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल डिलीट है, और और बीटा भी बोल रहे हो अगर, या 2 पोजीशन बोल रहे हो तो सेकंड पोजीशन है ना, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या है, डिलीट है, इसी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं O4 और यहाँ देख रहे हैं O5। तो ये इवेल्युएशन कुछ समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया कि आखिर जो हमारी पेंटोज शुगर है, उन पेंटोज शुगर को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, तो राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर जैसी चीजें प्रेजेंट हैं। तो पहले टॉपिक को हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस पे। तो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं बच्चा। फर्स्ट वन इज प्यूरिन, प्यूरिन एंड नेक्स्ट pyrimidine। देखिए भाई स्पेलिंग थोड़ा सा आप ही चेक करिएगा ना, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि मेरी स्पेलिंग में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, है ना, तो उसमें मैं कोई डाउट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो प्यूरिन्स जो है, प्यूरिन्स में यहाँ पर आपके 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस आ रहे हैं, और इनको हम बोलते हैं एडेनिन, और नेक्स्ट वन को क्या बोलते हैं, थाइमिन, ठीक है। और पिरिमिडीन में क्या आता है, तो पिरिमिडीन में आता है ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर 2 टाइप की थिंग्स मैंने आपको बता दी कि एडेनिन और थाइमिन ये आते हैं प्यूरिन में, और ग्वानोसिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल ये तीनों आते हैं पिरिमिडीन में। तो आपने कहा सर दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसे आपने नाइट्रोजन बेसिस टोटल 5 बताए, ये न्यूक्लिक एसिड के केस में है बच्चा, अभी हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड को समझ रहे हैं, हम डीएनए की बात अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। जनरल अगर मैं डीएनए की बात करता तो मैं तुरंत राइबोस शुगर को डिलीट कर देता, मैं सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी राइबोस शुगर को मेंशन करता, बिकॉज ऑफ डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। सो प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। प्यूरिन जो है आप बोलते हो, प्यूरिन में सिंगल सिंगल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, सॉरी, प्यूरिन में डबल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, और किसका, नाइट्रोजन का। और पिरिमिडीन की जब हम बात करते हैं तो पिरिमिडीन में हम बोलते हैं इसका
सिंगल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो पिरिमिडीन सिंगल और प्यूरिन डबल। तो मैं आपको एक जनरल प्यूरिन और पिरिमिडीन फॉर्म करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, so students focus here. Here I form the both structure and the first one is the pyrimidine. Okay, so यहाँ पे pyrimidine में मैंने आपको बताया कि ये कैसा होता है, सिंगल साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर होता है, सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन्स का। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्बन पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन की पोजीशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये जनरल है। पहली बात तो ये समझिएगा, ना तो ये स्पेसिफिक एडेनिन है, मतलब ना तो ये स्पेसिफिक साइटोसिन है, ना ही ग्वानिन है और ना ही यूरेसिल है। ठीक है, तो जो भी पिरिमिडीन मैंने ये फॉर्म किए हैं पिरिमिडीन, ये जनरल है। बाद में आप जो पोजीशन वाइज ग्वानोसाइन और साइटोसिन और यूरेसिल आप ऐड करेंगे वो रहेगा, बट ये जनरल है स्ट्रक्चर। देन ये जो मैंने फॉर्म किया है ये है प्यूरिन का। ठीक है, ये प्यूरिन का एक जनरल है। अब ना तो ये एडेनिन है और ना ही ये थाइमिन है, तो ये फोकस करने वाली चीज है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो ऐड रहेंगे, अटैच रहेंगे। और बाकी आप पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर भी हेल्प करेगा आपको, और साथ में बायोमोलिक्यूल आपके केमिस्ट्री के चैप्टर में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे मैंने प्यूरिन फॉर्म किया है, और प्यूरिन में भी आप देख पा रहे हैं ये भी डबल साइक्लिक, ये डबल साइक्लिक है और ये सिंगल साइक्लिक है। और मॉलिक्यूलर जो वेट है एक तरीके से वो प्यूरिन का ज्यादा होगा और पिरिमिडीन का कम होगा, है ना। और पिरिमिडीन में गुआनोसाइन, साइटोसाइन और यूरेसिल आते हैं, और इनमें एडेनाइन और थायमीन आते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप करेंगे, और नाइट्रोजन बेस्ड टोटल 5 को आप यहाँ पे 2 टाइप में डिविजिबल करके अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो हमने 2 थिंग्स पढ़ ली बच्चा। तो पूरा देखिए भर रहा है एक तरीके से, ये राइबोज शुगर भी हो गया हमारा, डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो गया, और हमने पिरिमिडीन और प्यूरिन दोनों यहाँ पे मतलब स्टडी कर लिए हैं, फॉर्म करके देख लिए। थर्ड वन पे फोकस करते हैं। थर्ड वन है यहाँ पर हमारा फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड भी समझ ले, है ना, जल्दी से। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या आप बताते हो, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ, है H3PO4। ठीक है, ये हमारे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। इवन स्टूडेंट यहीं पे आपको बताऊं कि हमारा जो डीएनए है वो एसिडिक नेचर में होता है, और इसका रीजन ही यही होता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अभी मैंने कुछ आपको नहीं बताया, अभी मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना नहीं सिखाया, मैंने आपको सिर्फ क्या बनाना सिखाया है, मैंने आपको रॉ प्रोडक्ट इकट्ठा करना है ना, खाना बनाना है। तो खाना बनाने के लिए पहले आपके पास होना चाहिए ना दाल चावल, और मतलब होनी चाहिए ये सारी चीजें, पानी वानी, है ना, मसाले होने चाहिए, ऑयल होना चाहिए। देन उसके बाद आप खाना बनाओगे ना, गैस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप खाना बनाओगे ना, तो सेम वैसे मैंने पहले रॉ प्रोडक्ट्स आपको बता दिए कि आपके पास क्या होना चाहिए। पेंटोज शुगर होनी चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस होने चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड होने चाहिए, और अब आप बनाओगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो लेट अस फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो फर्स्ट थिंग हियर स्टूडेंट, कैसे हम बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आप शुगर ले लो, है ना, पेंटोज शुगर ले लो। पेंटोज शुगर ले ली आपने, राइबोज शुगर थी जो कि हमारी। अब यहाँ पर बोल ये है राइबोज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और ऑब्लिक लगाया और कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ गए आप। अब जब हम पेंटोज शुगर और उसकी रिएक्शन किससे करा दें, किससे करा दूं भाई मैं, मेरे पास नाइट्रोजनस बेसिस थे। ठीक है, तो ये मैंने नाइट्रोजनस बेसिस, समझ जाएंगे ना, नाइट्रोजनस बेस से रिएक्शन कराई, और ये क्या थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। मैं यहाँ पर यूरेसिल ये लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। और जब ये दोनों रिएक्ट हुए आपस में, तो इन्होंने बच्चा बनाया न्यूक्लियोसाइड। अब जैसे अगर एडेनिन यहाँ पे रिएक्ट करेगा पेंटोज शुगर से, तो वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, है ना। और देन उसके बाद साइटोसिन अगर करेगा तो साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, और यूरेसिल करेगा तो यूरिडीन बनाएगा, थाइमीन करेगा तो थाइमिडीन बनाएगा, है ना। और तो ऐसे ऐसे हमारे जो भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो न्यूक्लियोसाइड से रिएक्शन करेंगे, और
न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, मतलब कि पेंटोस शुगर से रिएक्शन करके वो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। तो अगर कभी आपसे बोला गया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, सो यू ओनली से अबाउट देम व्हेन पेंटोस शुगर, और अगर पर्टिकुलर बात की गई यहाँ पे डीएनए की, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर की रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन बेस से कराएंगे, एडेनिन से या ग्वानिन से, साइटोसिन या थायमिन से, तो वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। इतना क्लियर है आपको, है ना, इतना क्लियर हो गया होगा। देन अगर अब हम इस न्यूक्लियोसाइड की रिएक्शन किससे करा दें, H3PO4 से, ठीक है, H3PO4 से, तो ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस आपको मिल गया होगा, न्यूक्लियोटाइड मिल गया आपको, न्यूक्लियोटाइड टर्म मिल गया आपको, है ना, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ऐसे ही बहुत सारे पॉलीमराइज करा दो ना, पॉलीमराइजेशन करा दो यहाँ पर भाई, तो ये क्या है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इनके, तो क्या बनाएंगे वो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, स्टूडेंट्स यू हैव एनी प्रॉब्लम, होपफुली यू हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। ओके, तो यहाँ पे हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए को क्यों बोला और हम डीएनए कैसे बनाएंगे, वो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने पेंटोस शुगर की जब नाइट्रोजन बेसिस से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोसाइड हमको मिल गया, और जब हमने न्यूक्लियोसाइड की रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड से करा दी, तो हमारा न्यूक्लियोटाइड मिल गया। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल है हमारे पास, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका जो मन हो वो बनाओ। अगर आप राइबोस शुगर लोगे और यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल लोगे, इसीलिए मैंने उसे राउंड में लिखा, सर्कल में लिखा, तो वो न्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, और फिर वो यहाँ पर क्या बनाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड, और फिर ये यहाँ पर क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका, आरएनए का, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर लिया आपने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन लिया है नाइट्रोजन बेसिस, तो वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड बनाएगा, और फिर वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और फिर वो आप जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड कराएंगे तो वो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बना देगा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, hopefully you understand about all these things related to introduction of a molecular basis of a inheritance, and also the DNA concept, how the DNA is formed, why we say that DNA is a polynucleotide chain. So here students, we only learn about single concept. In next video we understand about the double helical structure of a DNA. तो ऐसे ही वॉच करते रहिए वीडियो को, आपको हर एक टॉपिक बहुत इजी वे में समझ में आएगा। थैंक यू।